इंसानी चमड़े के कपड़े, खोपड़ी की कटोरियाँ, 100 से ऐसी बर्बरता करता था ये साइको किलर। दोस्तों, ये खबर अमेरिका की है। 27 अगस्त 1906 के दिन अमेरिका के ला क्रॉस में अगस्ता और जॉर्ज के घर एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नाम एडवर्ड गिन रखा गया। प्यार से उसे एड कहकर बुलाया जाता था। यह उनकी दूसरी संतान थी। उनका एक और बेटा भी था, जिसका नाम हेनरी था। पिता जॉर्ज को शराब की काफ़ी बुरी लत थी, जिसके कारण जॉर्ज और अगस्ता के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। कई लोगों ने अगस्ता को कहा कि वह जॉर्ज से तलाक ले ले, लेकिन बच्चों की खातिर अगस्ता ने जॉर्ज से तलाक नहीं लिया। उसने पति जॉर्ज को अपने ही हाल पर छोड़ दिया था, बस दोनों बेटों का ही ध्यान रखती। इसी तरह चारों की जिंदगी यूं ही चल रही थी। जॉर्ज छोटी मोटी नौकरी करता था। शराब की लत के कारण उसे कई बार नौकरी से भी निकाल भी दिया गया, लेकिन दोबारा वह कहीं न कहीं नई नौकरी ढूंढ लेता। बार बार नौकरी छूट जाने के कारण परिवार को कई बार आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती थी। ला क्रॉस काफ़ी महंगी जगह है, इसलिए वहाँ उन लोगों का गुजारा हो पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते अगस्ता ने तय किया कि वह सब कुछ बेचकर बेटों के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ सस्ते में उनका गुजारा हो सके। फिर उन्होंने ला क्रॉस के पास ही प्लेन फील्ड के अंदर 155 एकड़ में बने एक फार्म हाउस को खरीद लिया। चारों लोग जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि अगस्ता थोड़ी अजीब तरह की महिला थी। वह न जाने क्यों अपने बच्चों को किसी से भी बात नहीं करने देती थी, न ही उन्हें कोई दोस्त बनाने देती। अगर ये लोग किसी से बात करते दिख जाते तो अगस्ता उन्हें बहुत मारती पीटती। उसने तो उन्हें यह भी कह दिया कि लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि हर लड़कियां वैसे होती हैं। इस वजह से दोनों ही बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में काफ़ी फर्क पड़ गया। दोनों स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर और अन्य बच्चे भी दोनों भाइयों की हरकतें देखकर उनसे बात नहीं करते थे। हेनरी से ज़्यादा अजीब एड था। एड क्लास में भी अकेला बैठा रहता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। टीचर जब उसे पढ़ा रहे होते तो वह अचानक से क्लास में हंसने लगता। फिर घर जाते ही दोनों पर उनकी माँ के अत्याचार शुरू हो जाते। वह छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटती और मारती रहती। बताया जाता है कि अगस्ता एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। उसमें जो सबसे खतरनाक बातें लिखी होती थी उन्हें दोनों बेटों पर आजमाती थी। उधर इनके पिता का उन्हें कोई पता नहीं था। वह कभी कभी उनके पास आता, पैसे देता और चला जाता। उसी पैसों से इनका गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों लड़कों की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन जॉब करने के बजाय उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही बैठा लिया था। अब उन्हें बड़ा होने पर भी कहीं जाने नहीं देती थी। लेकिन इसी बीच 1944 में अगस्ता पति की लीवर फेलियर से जान चली गई। अब घर के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। तब दोनों भाइयों ने नौकरी करना शुरू किया। हेनरी ने पिता की नौकरी करनी शुरू कर दी। वह घर घर जाकर लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। वहीं एड ने बेबी सीटर की जॉब शुरू की। वह घर घर जाकर छोटे बच्चों की देखभाल करता। तभी एड को पता चला कि उसके भाई का अफेयर एक सिंगल मदर के साथ शुरू हो गया है, जो कि एक तलाकशुदा महिला हैं। इसी के चलते हेनरी ने घर आना भी काफ़ी कम कर दिया था। एड को हेनरी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने कहा कि वह माँ को इस बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन हेनरी अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए उसने माँ से भी कह दिया कि वह अब उसकी ज़िंदगी में दखल न दे, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। हेनरी ने एड को भी समझाया कि वह माँ की बात न मानकर आम इंसान की तरह जिंदगी जिए, लेकिन एड नहीं माना और उसने कहा कि वह माँ की ही बात मानेगा।
फिर दिन आया 16 मई 1944 का। एड और हेनरी फार्म हाउस के बाहर लगी घास को साफ कर रहे थे। पूरे घास को जलाने के लिए दोनों ने आग लगाई, लेकिन ये आग काफ़ी फैल गई, जिसे बुझाने के लिए दोनों भाई तमाम कोशिश करने लगे। हेनरी एक तरफ भागा और एड दूसरी तरफ। थोड़ी ही देर बाद एड ने देखा कि उसका भाई घास के पास मृत पड़ा है। वह भागकर पुलिस स्टेशन गया। उसने पुलिस को बताया कि आग बुझाने के चलते उसके भाई की जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया कि हेनरी कहीं से भी जला नहीं है। उन्होंने एड से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि हमारे घर का मामला है, कोई बात नहीं, हम इसे देख लेंगे। यहाँ पुलिस ने भी लापरवाही दिखाई और शव का पोस्टमार्टम करवाए बिना ही उन्हें सौंप दिया और मामला तक दर्ज नहीं किया गया। समय बीतता गया। फिर 29 दिसंबर 1945 के दिन अगस्ता की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एड ही बचा था। एड अकेले ही 155 एकड़ के फार्म हाउस में रहने लगा, लेकिन माँ की मौत का सदमा वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वह डिप्रेशन में जाने लगा था। उसने फार्म हाउस के हर उस कमरे को बंद कर दिया जहाँ जहाँ उसकी माँ ज़्यादा समय बिताती थी। घर की हालत ऐसी हो गई थी कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। घर में बदबू ही बदबू थी और यहाँ तक कि हर सामान में कीड़े पड़ गए थे। कुछ दिन तो एड माँ की याद में रोता रहा। फिर उसने सोचा कि अब जिंदगी तो जीनी ही है। फिर उसने हॉरर कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया। वह पहले से भी ज़्यादा अजीब हो चुका था। इसी तरह उसने 12 साल निकाल दिए। फिर आया 16 नवंबर 1957 का दिन। प्लेनफील्ड का एक दुकानदार ब्रेनिस वार्डन अचानक अपनी दुकान से गायब हो गया। 2 दिन तक जब ब्रेनिस का कुछ पता नहीं लगा तो उसके बेटे ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अंतिम बार उन्हें अपना ट्रक ले जाते देखा था। पुलिस ने दुकान में रखे विजिटर रजिस्टर को देखा तो आखिरी नाम उसमें एड गिन का ही लिखा था। उसी के पास पुलिस को खून के कुछ धब्बे भी दिखे। पुलिस फौरन एड के फार्म हाउस पहुंची। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई, एड ने दरवाज़ा खोला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। उन्होंने पूछा कि तुम ब्रेनेस की दुकान पर क्या लेने गए थे। एड ने बताया कि वह बस कुछ सामान खरीदने गया था, फिर वापस आ गया। पुलिस को एड की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसके घर का सर्च वारंट निकलवाया और उसे तब तक के लिए जेल में डाल दिया। जैसे ही पुलिस ने तलाशी के लिए एड के घर को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। तभी उनकी नज़र सामने पड़ी तो देखा कि ब्रेनेस के शव को एड ने उल्टा लटकाया हुआ है। चेहरे को छोड़कर उसके शरीर से पूरा मांस गायब था। पुलिस के भी उस लाश को देखकर हाथ पांव फूल गए और वे लोग बाहर निकल आए। फिर उन्हें लगा कि इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। हिम्मत करके वे फिर से घर के अंदर गए तो उन्हें वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस को वहाँ कुछ कटोरियाँ दिखी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन कटोरियों को उठाया तो पाया कि वे इंसानी खोपड़ियाँ हैं जिन्हें कटोरियों की शक्ल दे दी गई है। पुलिस को लगा कि ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने घर की ओर तलाशी लेनी शुरू की तो पाया कि उस घर के हर कोने में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं। फिर उनकी नज़र वहां पड़े कूड़ेदान के पास पड़ी। वहां उन्हें इंसानी चमड़े से बने दस्ताने मिले। पुलिस जैसे जैसे उसके घर की तलाशी ले रही थी वैसे वैसे उन्हें ऐसी ही अजीबोगरीब चीज़ें मिल रही थी। आगे पुलिस ने देखा कि उसके बेड के पास एक पुड़िया पड़ी हैं जिसके अंदर इंसानी होठ काट कर रखे थे। पुलिस को वहां से एक चमड़े की बेल्ट भी मिली जिसे महिलाओं के स्तनों को काट कर बनाया गया था।
पुलिस ये सब देखकर इतनी हैरान थी कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कहाँ आ गए हैं। जांच जारी रखते हुए उन्होंने देखा कि वहीं टेबल पर कुछ फेस मास्क रखे हैं, वो भी इंसानी चमड़ी से बने थे। फिर पुलिस ने देखा कि दरवाजे के पास एक थैली पड़ी है। जब उसे खोला गया तो उसमें इंसानी दिल रखे मिले जिनमें कीड़े लग चुके थे। पुलिस ये सब देखकर दंग रह गई। उन्हें लगा कि जैसे वे किसी हैवान के घर आ गए हों। बगल में एक जूते का डिब्बा भी मिला जिसमें महिलाओं के गुप्तांग काट कर रखे थे। कुल 9 गुप्तांग उसमें रखे हुए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और अंत में उन्हें ऐसा कुछ मिला जिससे वे लोग भी काफ़ी परेशान हो गए। एड की अलमारी में इंसानी चमड़ी से बनाए कपड़े भी वो भी बहुत सारे मिले। इसके बाद पुलिस ने एड से इस बारे में पूछताछ शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसा जवाब सुनने को मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एड ने बताया कि जब उसकी मां की मौत हुई तो वह पागल हो गया था। इसी पागलपन से बाहर आने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी मां को दोबारा जिंदा कर ले। इसी चक्कर में 1947 से लेकर 1952 तक वह अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों में रोज जाता। जैसे ही उसे पता लगता कि यहाँ कोई नई लाश दफनाई गई है तो वह रात को उस लाश को बाहर निकालता और उसे घर ले आता। यहाँ वो लाशों को काटता, उनकी चमड़ी से वैसे ही कपड़े बनाता जैसे उसकी माँ पहनती थी। जिस लाश का कोई अंग उसकी माँ से मिलता जुलता लगता उसे भी काटकर अपने पास रख लेता। एड ने बताया कि वो हमेशा ऐसा ही करके एक इंसान तैयार करना चाहता था जो कि उसकी माँ होती। उसने ये भी बताया कि उसके फार्म हाउस में काम करने वाली 2 महिलाओं की भी उसने हत्या की है। इसके बाद 21 नवंबर 1957 के दिन उस पर मर्डर के चार्ज लगाए गए, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित मिला। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में पूरे 11 साल उसका इलाज चला। फिर समय आया 1968। कोर्ट में उससे पूछा गया कि तुमने ब्रेनेस को क्यों मारा, तो उसने बताया कि उसे इस बारे में अच्छे से कुछ याद नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो कि उस समय उसके पास ही थी। जैसे ही उसने जेब में कुछ सामान निकालने के लिए रिवॉल्वर को बाहर निकाला तो वह अचानक चल गई जिससे ब्रेनेस की मौत हो गई। उसे जेल नहीं जाना था इसलिए वह ब्रेनेस की ही गाड़ी में उसका शव लेकर घर आया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। एड के इस बयान के बाद भी कोर्ट को लगा कि जैसे वह अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने उसे दोबारा इलाज के लिए भेज दिया, जहां 26 जुलाई 1984 के दिन एड की अचानक से अस्पताल में मौत हो गई। 181 साल से जार में बंद है सीरियल किलर की खोपड़ी। 70 से भी ज़्यादा लोगों को उतारा था मौत के घाट। दोस्तों, ये खबर पुर्तगाल की है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर पिछले 181 साल से भी ज़्यादा समय से जार में सुरक्षित रखा हुआ है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था जिसके चलते उसका सिर जार में सुरक्षित रखा गया है, बल्कि ये शख्स उन खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक था जिसने न जाने कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, वो भी सिर्फ एक सनक के चलते। ये वो सीरियल किलर्स हैं जिसे पुर्तगाल में इस घिनौने कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। हालांकि इसके बाद उस देश में किसी को भी फांसी की सजा कभी नहीं दी गई। इस सीरियल किलर का नाम है डिएगो एल्विस। डिएगो एल्विस का जन्म सन 1819 में स्पेन के गलेसिया शहर में हुआ था। जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा। यहाँ उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस दौरान वह कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि नौकरी नहीं करते थे, फिर भी ऐश की ज़िंदगी बिता रहे थे। जब उसने पता लगाया कि वे लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उनके पास इतना रुपया है,
फिर उससे पता चला कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाते हैं। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उसने भी तय कर लिया था कि वह क्राइम की राह पकड़ेगा और खूब पैसा कमाएगा। डिएगो एल्विस ने शुरुआत की लूटपाट से वह अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता। डिएगो की ज़िंदगी में इसी तरह गुजर रही थी। फिर उसके मन में और पैसा कमाने का लालच आया। उसने सोचा कि क्यों न कोई बड़ा हाथ मारा जाए। डिएगो ने काफ़ी सोचा और एक रिसर्च की। रिसर्च में डिएगो एल्विस ने पाया कि लिस्बन में 213 फुट एक ऊंचा पुल है। इस पुल के जरिए ही आउटर एरिया में जाया जाता है। इस पुल का इस्तेमाल खेतीबाड़ी करने वाले किसान अक्सर ज़्यादा किया करते हैं। वे लोग आउटर एरिया से शहर आते हैं, वहाँ फल सब्जियाँ बेचकर शाम को इसी पुल से वापस घर लौट जाते हैं। फिर डिएगो ने वहां जाकर पाया कि किसान या तो ग्रुप में वहां जाते हैं या इक्का दुक्का किसान कभी कभी अकेले में ही वहां से जाते हैं। डिएगो ने प्लान बनाया कि जो सबसे अंतिम किसान अकेले शाम के समय वहां से गुजरा करेगा वह उसी को अपना निशाना बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वह अकेले जा रहे किसान पर अचानक से टूट पड़ता, फिर सारे पैसे लूटकर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक देता। उससे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत होना तय है। इसी तरह डिएगो ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज घात लगाकर वहां बैठ जाता, फिर अकेले जा रहे किसान को लूटकर इसी तरह मार डालता। वह रोज लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं देता। लूट में उससे पैसे ज़्यादा मिल जाता तो वह उन पैसों से कुछ दिन अपना खर्चा निकालता और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता। लेकिन अगर उसे पैसा कम मिलता तो वह रोजाना वहां घात लगाकर किसानों को शिकार बनाता और जब तक कि उसके पास ज़्यादा पैसे न आ जाएं। इस दौरान कभी कभी उसका सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी होता तो इसका विरोध करते तो बदले में डिएगो एल्विस उन्हें चाकू मार देता, फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक देता। एक महीना गुजरा तो इलाके में बात फैलनी शुरू हो गई कि काफ़ी किसान जो लिस्बन जाते हैं वो गायब हो रहे हैं। बात लिस्बन तक भी फैल गई। तब करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने घाटा होने के चलते खुदकुशी कर ली होगी, तो उन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी हैं। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि सारे मरे हुए लोग किसान हैं। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी भी किसान पर हमला नहीं हुआ है, उनके नीचे गिरने से ही मौत हुई है। पुलिस ने एक बार फिर से यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी के चलते इन किसानों ने खुदकुशी की होगी। बात खत्म होने ही वाली थी कि किसानों के गायब होने का सिलसिला चलता ही रहा और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की तो मृतकों के घर वालों से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि काफ़ी किसान ऐसे भी थे जिन्हें पैसों की तंगी नहीं थी। पुलिस को ये बात खटकी कि जब इन किसानों को पैसों की दिक्कत नहीं थी तो वो खुदकुशी क्यों करेंगे। पुलिस ने जांच फिर से शुरू की। सबसे पहले उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवाया गया। पुल बंद होने से किसानों की गुमशुदगी के मामले में भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। पुलिस ने निर्णय लिया कि पुल के नीचे तलाशी ली गई तो वहां से बहुत सी लाशें मिलनी शुरू हो गई। जांच शुरू हुई तो देखा गया कि कुछ लाशों में चाकू से वार के निशान भी मिले हैं। पुलिस को यह जानते देर नहीं लगी कि ये मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का है। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स है जो किसानों का कत्ल कर रहा है। पुलिस ने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर दी। बात डिएगो तक भी पहुंची तो उसने सोचा कि
कुछ समय तक इस काम को विराम दे दिया जाए। 3 साल तक डिएगो ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने तय किया कि अब पुल को खोल देना चाहिए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डिएगो ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद वह ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। डिएगो ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए। एक गैंग बनाकर अब लूट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे। उसकी तलाश पूरी हुई और डिएगो एल्विस ने एक गैंग बना लिया। पहले लिस्बन में ही छोटी मोटी लूट की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदते। फिर गैंग के साथ मिलकर डिएगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवार को अपना निशाना बनाना शुरू किया। गैंग के साथ पहले रेकी करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर फरार हो जाता। पूरे शहर में अब यह बात भी फैलने लगी कि रईस लोगों के घर में लूटपाट के बाद उन्हें मार दिया जा रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। पुलिस भी टेंशन में आ गई। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान डिएगो एल्विस ने लिस्बन के मशहूर डॉक्टर को अपना शिकार बनाने का सोचा। प्लान के तहत वह डॉक्टर के घर घुसता है, लूट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डालता है। डॉक्टर के कत्ल के बाद आग की तरह फैल गई। पुलिस पर अब ऊपर से प्रेशर आ गया कि आरोपियों को किसी भी हाल में पकड़ना है। पुलिस ने जांच बढ़ाई और उन्हें पता लगा कि कुछ बदमाश हैं जो शहर से बाहर रहते हैं। वे शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। इसी बात को आधार मानकर पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू किया। डॉक्टर के कत्ल में बस एक बात पुलिस के काफ़ी काम आई, ये वो कि उनके कत्ल की सूचना आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल गई थी, जिससे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर की पुलिस को एक्टिव कर दिया था ताकि आरोपी शहर से बाहर न जा सके। इसी बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन सभी में डिएगो एल्विस भी था, जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग का सरदार डिएगो एल्विस ही है। सबकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वे लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे, लेकिन पुलिस को डिएगो एल्विस पर शक होता है और जब वह किसानों की हत्या की कड़ियाँ इन हत्यारों के साथ जोड़ती हैं तो डिएगो ने सख्ती से पूछताछ करते हैं। डिएगो जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने किसानों को भी मारा है। वह बताया कि 70 के बाद उसे गिनती याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। अब ये बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्हें आज तक नहीं देखा था। शहर में बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने डिएगो एल्विस को लेकर काफ़ी गुस्सा में थे। कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की गई और फरवरी 1841 में डिएगो को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब इसकी फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन में कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डिएगो के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उन्होंने दलील दी कि वे इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती हैं। इसे साइंस की टीम और फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर को इस बात की अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डिएगो के सिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है। आज इस बात को 181 साल हो गए हैं।